हैदराबाद के इलाके टोली चौकी नदीम कॉलोनी में बारिश का पानी जू का तू बरकरार है। घरों और सड़कों पर पानी जमा है। मकामी अवाम और एनजीओज की जानिब से बारिश में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। 3 दिन गुजरने के बाद भी इन इलाकों में बारिश का पानी जमा है। मकामी अवाम ने पानी की निकासी का GHMC से मुतालबा किया। सकीना फाउंडेशन के चेयरमैन आसिफ हुसैन ने बताया कि वो और उनकी टीम ने अब तक 100 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। हैदराबाद में हालिया अरसे में हुई तूफानी बारिश से शहर के कई इलाके पानी में महसूर हैं। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने फोन कॉल पर 4 खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। आधी रात के बाद पानी में फंसे अफराद ने उन्हें कॉल किया, जिसके बाद बाबा फसीउद्दीन अपनी टीम के हमरा हफ्शीगोड़ा पहुंचकर पानी में फंसे 4 खानदानों को बचाया। डिप्टी मेयर ने DRF टीम के हमरा वहां पहुंचकर मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। और जैकेट है? चलो बैठ जाओ। पीडी मेयर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग ने आधी रात को आपको कॉल किया और इमीडिएटली आप आए असलम बाकरी साहब के कहने पर, और बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको आधी रात को आपने हम रेस्क्यू किया अपार्टमेंट से। ये हमारा फर्ज था। इंशाल्लाह हम पूरा GHMC दिनों रात काम कर रही है। KTR साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करिए, CM KCR साहब का, और बिल्कुल हमारे GHMC के एम्प्लॉयज़ का, और DRF मेल की जो है जी आज जो रेस्क्यू करे DRF टीम का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि दिनों रात GHMC के बल्दिया के हर कोई आज रेस्क्यू टीम में काम कर रहे हैं। और तेलंगाना का हर एक अफसर ये जो अभी जो मानसून की वजह से जो तूफ़ान आया है इसमें हर कोई दिन रात काम कर रहे हैं। वह तो हमारा फ़र्ज़ है, और सबसे आप सबसे में दुआ गुजारिश है, और तेलंगाना को ऐसे बड़े आफत से अल्लाह तबारक तआला बचाए। गुज़श्ता शब हुई तूफानी बारिश ने जिला गुलबर्गा में भारी तबाही मचाई है। कई एक पुरानी इमारतें और पुराने घरों को नुकसान पहुंचा है। दुनिया भर में मशहूर हज़रत ख्वाजा बंद नवाज की दरगाह के सदर दरवाजे से मुत्तसिल एक कदीम दीवार बारिश से गिर गई। मुनहदिम हुई दीवार तारीखी मीनारों से मुत्तसिल थी, ताहम तारीखी मीनारों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा है। इस दीवार के अलावा सज्जाद नशीन मुतवल्ली की रिहायशगाह के सदर दरवाजे की फसील भी बारिश की वजह से मुनहदिम हो गई। मुनहदिम शुदा दोनों दीवारें कम से कम 4 सदी पुरानी बताई जाती हैं। दोनों दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी हुई थी। वक्त का पहिया कुछ इस तेजी से घूम रहा है कि गांव शहरों में जम हो रहे हैं। नई बस्तियां आबाद हो रही हैं, लेकिन दहाइयां गुजर जाती हैं। न मनसूबाबंदी होती है और न ही सरकारी हुक्काम को कोई परवाह। नतीजे में नई बस्तियां नए मसाइल को जन्म देती हैं और लोगों की जिंदगी अजीरन बन जाती है। ऐसा ही कुछ औरंगाबाद के हरसोल गांव का मामला है, जो कभी गांव था अब शहरी हुदूद में शामिल है। वार्ड नंबर 4 में हरसोल की दर्जनों बस्तियां आबाद हैं, जिनकी आबादी 30,000 से ज्यादा है, लेकिन बुनियादी सहूलियात नाम को नहीं है। ऊपर से तालाब का पानी मकामी लोगों के लिए वबाल जान बन रहा है। मकामी लोगों ने अपने मसाइल कुछ यूं बयान किए। जो लोगों ने खुद के पैसे से सेफ्टी टैंक खोद के सोच खड्डे बनाए थे, तो वो सोच खड्डे आप पूरे ये पानी की वजह से भर गए। पूरी गंदगी का माहौल हो गया है। यहाँ पे कोई मनपा का हॉस्पिटल नहीं है। लोगों को जो परेशानी है, जो लोग बीमार गिर रहे हैं इस समस्या की ओर से, तो यहाँ पे करना क्या है? मनपा कुछ करेंगी क्या? और कुछ सवाल उठेगा क्या? नागरिकों की जो हाल चल रहे हो, हाल से नागरिकों की समस्या हल होगी? रोज दवा में बीमारी तो हो रही सब ये, क्योंकि पानी कितना रुकने से आप लोग खुद देखिए ना कितनी गंदगी है। क्योंकि सेफ्टी भर गए, सॉफ्ट टैंक भर गए, लोगों के सब गली से बाहर छोड़ दिए। अब कितने हजार रुपए कहाँ से देंगे खाली करने? बारिश की वजह से हमारे घर में पूरा पानी घुस जा रहा। यहाँ सांपों का उसका भी डर है। यहाँ मस्जिद में नमाज के लोगों को जाने के वास्ते भी तकलीफ है। कि लाइट का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं, JI पाइप नहीं, उसके बाद DP रोड नहीं, उसके बाद गलियों के रोड नहीं, यहाँ तक कि पानी नहीं, ड्रेनेज नहीं। ये और कम से कम ये महल्ले में 5,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। सईदा कॉलोनी के इलाके में कम से कम 2,500 लोगों की बस्ती है, और पूरे वार्ड के अंदर 10 से 12,000 लोग यहाँ रहते हैं। और टोटल 30 से 35 यानी 3 वार्ड मिला के एक वार्ड हो रहा है। ये टोटल 3 से 35,000 लोग ये महल्ले में रहने के बावजूद भी यहाँ के जो कॉरपोरेशन हो गए, आमदार हो गए, खासदार हो गए, जो अब तक के 20 साल से जो होते आए, ये लोगों ने हमारे महल्ले की तरफ बिल्कुल तवज्जो दिया नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कि जो गलाजत जो ड्रेनेज का पानी है वो भी आ जा रहा है, जिससे अब वो क्या करेंगे वो लोग।
कुछ कर नहीं सकते। ड्रेनेज को करने के लिए 1000-1500 रुपये कहाँ से लाएंगे? अभी ये पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, ना लाइटों का मसला है, लाइट है ना लाइटों के खंभे है। कोई चीज़ का काम के बारे में हर अधिकारी को हम तकरार कर रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए। इस वक्त हम हरसुल तालाब के पास खड़े हैं। ये हरसुल तालाब का जो झरना आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हरसुल तालाब ओवरफ्लो होने के बाद ये पानी खाम नदी में छोड़ा जा रहा है। लेकिन खाम नदी में जो बस्तियां हैं, ख़ास करके तालाब को लगकर सईदा कॉलोनी और दिगर 4-5 बस्तियां इस पानी के जद में आ चुकी है। उनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है। अब ये लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारे, ये उनके सामने बड़ा मसला है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद ख़ान के 203वें यौम विलादत की तकरीबात इस साल ऑनलाइन मुनक़्क़िद की जा रही है। 17 अक्टूबर को मुनक़्क़िद होने वाली तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कैंपस में होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं। सर सैयद डे तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक शिरकत करेंगे। AMU के तर्जुमान डॉक्टर राहत अबरार ने बताया कि हर साल की तरह जश्न सर सैयद की शुरुआत जामा मस्जिद में कुरान ख्वानी से होगी। इसके बाद मज़ार सर सैयद पर गुलहाए क़िदत पेश किए जाएंगे। ये दोनों प्रोग्राम ऑफलाइन होंगे, जबकि सर सैयद पर लगने वाली कुतुब व तस्वीर की नुमाइश ऑनलाइन होगी। वहीं सर सैयद का तहनीती जलसा 11 बजे से शुरू होगा। की वजह से ज़्यादातर प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन होंगे। सुबह जैसे हर साल होता था, कुरान ख़वानी होती है फजर की नमाज के बाद, वो ऑफलाइन होगी। लोग सर सैयद को नजराने अक़ीदत पेश करेंगे, उनके इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी होगी और उसके बाद सर सैयद के बाज़ार पर गुलपोशी होगी। ये तो अमली तौर पर प्रोग्राम होंगे ऑफलाइन। उसके बाद 9 बजे मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में सर सैयद और सर सैयद पर लिखी हुई किताबों की और तस्वीर की जो नुमाइश है उसका इनेकाद किया जाएगा 9 बजे। उसका वाइस चांसलर साहब ऑनलाइन इनॉग्रेट करेंगे। 11 बजे से सर सैयद का तहनीती जलसा हमेशा की तरह इस बार भी होगा, लेकिन इस बार ऑनलाइन होगा और उसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मेघालय की गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब उसके मेहमान खुसूसी होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अप्लाइड केमिस्ट्री शोबे के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इनामुद्दीन को सर सैयद डे यादगारी तकरीब के मौके पर साइंस, लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और यूनानी मेडिसिन ज़ुमरे में इस साल के AMU यंग रिसर्चर अवार्ड से नवाजा जाएगा। अवार्ड 50,000 रुपये पर मुश्तमिल है। अवार्ड के लिए उनके नाम का इंतखाब नामवर साइंसदानों की सरबराह वाली ज्यूरी ने किया। अवार्ड मिलने पर इनामुद्दीन ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि वो जिस मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इसमें मज़ीद दिलजोई से इंसानी खिदमत में लगे रहेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने यंग रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से अवार्ड दिया है। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मेरा जो काम है बेसिकली वो बायोफ्यूल सेल पे है। बायोफ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होती है जिसमें हम ग्लूकोज से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। और अभी जो एक स्लोगन चल रहा है, 1 ड्रॉप ऑफ वोडका कैन चार्ज द मोबाइल फ़ोन बैटरी, इस पे भी काम चल रहा है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं सोसाइटी के लिए इस तरीके के काम करता रहूँगा जिससे कि सोसाइटी का बेनिफिट हो और यूनिवर्सिटी का नाम। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद ख़ान की यौम विलादत के मौके पर भोपाल में इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न सर सैयद का इनक़ाद किया जाएगा। तालीम से तरक्की के 100 साल के उन्वान से मुनक़्क़िदा सेमिनार में माहिरीन सर सैयद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी तहरीक, सर सैयद अफ़कार और नज़रियात पर अपना मक़ाला पेश करेंगे। वाज़ेह है कि सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी तहरीक का भोपाल से गहरा रिश्ता रहा। यहाँ के नवाबीन ने न सिर्फ अलीगढ़ के तालीमी सफ़र और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फ़रोग़ में हर कदम पर मावनत की थी, बल्कि जब यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया था तो भोपाल के नवाब सुल्तान जहाँ इसकी पहली चांसलर बनाई गई। नवाब सुल्तान के इंतकाल के बाद उनके फ़र्जंद नवाब हमीदुल्लाह खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। कोरोना कहर में मुनक़्क़िद होने वाली इस सेमिनार के ताल्लुक़ से प्रोग्राम के रूह रवा और भोपाल MLA आरिफ मसूद कुछ इस तरह अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। पर बहुत अच्छे से जश्न मनाएंगे। तालीम से तरक्की के 100 साल
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, जिसने इस पूरे हिंदुस्तान को इल्म की रोशनी दी और सर सैयद ने जो कुछ करा, जो खिदमत करी, उन तमाम चीज़ों को लेके हम 17 तारीख को 12 बजे खानूगांव इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज कैंपस में एक जश्न के रूप में मनाएंगे। और ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस देश और दुनिया को बहुत सी चीज़ों तक पहुंचाने में एक बहुत अहम रोल अदा करा है। तो आइए हम सब जोड़ते तालीम से तरक्की के 100 साल अलीगढ़ के साथ। बंगाल हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड के फंड में कमी किए जाने से आइम्मा को मिलने वाले वजीफे को भी बंद किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस अब्दुल गनी ने बोर्ड की माली सूरत हाल को खस्ता बताते हुए वज़ाइफ में इजाफे के मुतालबे को नाकाबिल कबूल बताया। वाज़ेह कि रियासत के कमोबेश 60,000 आइम्मा व मौज़नीन को बोर्ड की जानिब से महाना 2,500 और 1,000 वज़ाइफ दिए जाते हैं। आइम्मा की जानिब से वजीफे में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। ऐसे में आज बोर्ड ने फ़ंड की कमी का रोना रोते हुए कहा कि अगर फ़ंड में कमी को ख़त्म नहीं किया जाता है तो बोर्ड की लिए वज़ाइफ की अदायगी भी मुश्किल होगी। এখন গভর্নমেন্টের যা ফিনান্সিয়াল অবস্থা আর সর্বোপরি বোর্ডের যা এক্সিস্টিং সিচুয়েশন, তাতে এটা বাড়ানোর মতো পরিস্থিতি নেই। বরঞ্চ এটাকে কন্টিনিউ করাটাই হচ্ছে একটা বার্ডেন। এই যে লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে, এটা যেন ঠিক থাকে। আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেটে বলছি ফান্ডের ক্রাইসিস জন্য যেটা হচ্ছে সেটা হলো এই যে ডেভেলপমেন্ট ফান্ডে যেভাবে টাকা আসতো যতটা একসময় তত কম আসছে মাঝে মাঝে, হ্যাঁ, আবার আসছে মাঝে মাঝে যখন হচ্ছে। সর্বোপরি ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন স্টেটের তো ভালো নয়, মানে কান্ট্রির তো খুবই खाराब। আমাদের और आगे बढ़ते लखनऊ में साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की खिदमात को याद किया गया। तकरीब में हाई कोर्ट के जज जस्टिस AR मसूदी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर जस्टिस मसूदी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम की खिदमात पर इजहार ख्याल किया। मुख्तलिफ मैदानों में खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज़ व असनाद पेश किए गए। साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश को अजमेर में दहशतगर्दी के मुखालिफ दिन की शक्ल में मनाया गया। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह के खादिम गद्दी नशीन सैयद फ़ख्र काज़मी ने बताया कि नवाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से धानमंडी से रैली निकाली गई, जिसका अख्ताम दरगाह के मेन गेट पर हुआ। इस रैली में सभी मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। हाथरस जैसे वाक़यात समाज की लापरवाही है या सिस्टम की नाकामी जो ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली का सबब बन रहे हैं, इसे में इन सवालों के जवाब तलाश कर हल निकालना ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत मेरठ में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने आज एक सेमिनार का इनकाद किया। हाथरस आबरूरेज़ी जैसे मामलों को लेकर मुनक़्क़दा सेमिनार में वकला ने अपने तासुरात पेश करते हुए सिस्टम को बेहतर बनाने के साथ अखलाक़ी अक़दार की मजबूती के लिए तरबियत पर जोर देने की बात कही। यूपी के हाथरस में हुई इस्मत रेज़ी के खिलाफ गुलबर्गा में एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुलबर्गा DC ऑफिस पर इसके खिलाफ रोज़ाना एहतजाज हो रहे हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा ने आज दूसरी बार इस मामले पर एहतजाज किया। बहुजन क्रांति मोर्चा ने यूपी हुकूमत को अदम कार्रवाई पर जेल भरो मुहिम छेड़ने के धमकी दी है। बहुजन क्रांति मोर्चा के इस एहतजाज में अक़लियती तंजीमों और सियासी जमातों के लीडरान ने भी हिस्सा लिया। बेंगलुरु में पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर जुल्म और ज़्यादती का एक और मामला सामने आया। पादराइनपुरा के तशद्दुद के मामले में ज़मानत पर रिहा होने वाले इरफान अहमद ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस तहवील में उनके साथ वहशतनाक सलूक किया गया। इरफान अहमद इंसाफ के लिए अदालत से रुजू हुए हैं। मकामी अदालत ने पुलिस कस्टडी में मुबैना तौर पर मजालिम ढाने वाले 5 पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए मामले की जाँच का हुक्म दिया। एडवोकेट सिराजुद्दीन अहमद ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस तहवील में इंसानी हुकूक की सरासर खिलाफ वर्जी हुई है। वाज़ेह के लॉकडाउन के दौरान बेंगलुरु का पादराइनपुरा इलाका सुर्खियों में था। यहाँ चंद अफराद को क्वारंटीन सेंटर ले जाते वक्त शरपसंदों ने तशद्दुद बर्पा करते हुए तोड़ फोड़ की थी। 3वें रोजे को जब मैं सरेंडर हुआ 27 अप्रैल को 1:20 को मैं सरेंडर हुआ, उसका भी मेरे पास वीडियो कवरेज है, उसका भी सबूत है। और मैं कोर्ट को डायरेक्ट कोर्ट को सरेंडर हुआ तो मीडिया में इस तरह का दिखाया गया कि मैं कहीं KGLD में हूँ, वहाँ पर किसी घर में मुझे पकड़ा गया है। ये तमाम चीज़ें जो है फॉल्स क्रिएट करके है मेरे ऊपर। वजह यह क्रिएट करने का, हमारे पादराइनपुरा के अंदर गरीबी गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने एक इदारा बनाया, एक ट्रस्ट बनाया
बनाकर जो है एक हॉस्पिटल को खोला गया, नर्सिंग होम को। वहाँ पर सोशल सर्विस करते गए हम लोग। सील डाउन के अंदर 600 से 700 लीटर मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा, कहीं खाने डिस्ट्रीब्यूशन थे, रोटी डिस्ट्रीब्यूशन थी, रेशन डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इन सियासतदानों ने मुझे पहले से भी टारगेट बना हुआ था, तो उन्होंने अब ये जो करके अपनी जीत हासिल कर ली है। तो ये आज ये स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि मुझे जो इन ऑफिसर्स के ऊपर, मैं पहले तो 3rd ACM जज साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। उन्होंने केस को जाना और जानकर जो है पुलिस वालों के ऊपर FIR किया गया। अभी जो है RR नगर स्टेशन में मुझे वहाँ से जो सरेंडर होने के बाद RR नगर स्टेशन लेके जाके छपा दिए, वहाँ पर मुझे वर्क कर दिया गया। बहुत ज़्यादा मारा गया मुझे। टोटल 5 अक्यूज को दिया है। उसमें A1 अक्यूज जाके ACP UD कृष्ण कुमार है, उसके बाद में लिंगरा जो बैटरनपुरा के इंस्पेक्टर है, फिर एक लेडी ऑफिसर है जिनका नाम उनको पता नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आई थी, उसको गाली गलौज की। इस सारे मामले में जो जिसको इन्वेस्टिगेशन दिया था JJ नगर के इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को, उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्योंकि ACP उनका हायर अथॉरिटी होती है, तो वो जैसे बोलते हैं सुपीरियर ऑफिसर जैसे बोलते हैं उनको लोअर ग्रेड ऑफिसर को करना पड़ता है। दूसरा क्या है, ये पुलिस से बहुत फ्रेंडली थे, अभी भी पुलिस से फ्रेंडली है। ये पुलिस को, ACP को और सबको, पुलिस वालों को सबको मालूम है कि ये फ्रेंडली है, सोशल वर्कर है, काफी अच्छी इससे है। पुलिस को भी मालूम है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इसको डाला गया, आगे भी इसको केसेस डालने की चांसेस है। अगर जब पुलिस अगर कोई गलत कदम उठाएगी इसके ऊपर फॉल्स इंडिकेट करके, हम भी हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी दरवाजा खटखटाएंगे। CA, NRC और NPR के खिलाफ हैदराबाद में तहरीक चलाने वाले यूनिवर्सिटी तलबा के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने मजम्मत की है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने इस इक़दाम को जमहूरी कदरों का गला घोटने से ताबीर किया है। इस सिलसिले में कमिश्नर के तवस्सुत से सदर जमहूरिया को एक मकतूब रवाना किया गया, जिसमें फौरी मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त की गई। काउंसिल का कहना है कि हुकूमत अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। कानपुर में एक वक्त ऐसा था जब कोरोना के केसों में बेतहाशा इजाफा हो रहा था और उत्तर प्रदेश में यह शहर कोरोना से होने वाली अमवात में सरफहरिस्त था, लेकिन गुज़श्ता 1 महीने से यहाँ कोरोना के बढ़ने की रफ्तार में काफ़ी कमी हुई है। रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ। कोरोना पर काबू पाने में कानपुर के कमिश्नर राजशेखर का अहम रोल रहा है। इस मामले पर इनसे बात की हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। कोरोना को लेकर बेहतर खबर है, यहाँ पर रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है और जब से कमिश्नर राजशेखर जी यहाँ पर आए हैं लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। सर, क्या प्लान आपने तैयार किया था, रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है? चीज़ को ये मान के चलूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी का परिश्रम और जो कानपुर की जनता है इनका सहयोग, इससे ये संभव हो पाया है। और विशेष करके जिला प्रशासन पिछले लगभग 1-1.5 महीने से लगातार जो है डेली रिगरस मॉनिटरिंग और ऐसे सभी बिंदु हैं जहाँ पे कि हो सकता है कि मिसिंग पॉइंट है या जहाँ पे कि चीज़ें कमी है या हम लोगों के नज़र से वो नहीं गया हुआ है, जिसको हम मिसिंग लिंक कहते हैं, तो उसको चिन्हित करते हुए फिर उसको ठीक करने के लिए जो है कार्रवाई की गई है। और बट है कि फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन इस पर बहुत गंभीर था और लगातार उन्होंने जो है कानपुर के लिए कि बहुत स्ट्रेस दिया और उसके बाद जो है वो शासन लेवल पे जो है वो प्रमुख सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी यहाँ पे नामित किया गया, जो आलोक कुमार सर जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य है वो भी नोडल इस पे है। वो भी 2-3 विजिट यहाँ पे किए जहाँ पे केसेस ज़्यादा बढ़ गए थे, उनको फिर जो है मैपिंग करके फिर उन एरियाज़ में कंटिन्यूसली छिड़काव का काम, अवेयरनेस का काम, वहाँ पे जो भी उस तरह सिम्टोमेटिक होंगे तो उनका जो है हॉस्पिटल एडमिट करके ट्रीटमेंट का काम, प्लस उस पर भी जो है डेली मॉनिटरिंग CMO एंड DM लेवल पे डेली मॉनिटरिंग हो रही थी, तो उस तरह से वो सिस्टम बनाया गया। कमिश्नर साहब का साफ तौर से कहना है कि जो इंतजामात किए गए हैं डेंगू को लेकर उससे भी और साथ ही कोरोना से बचाव को लेकर और रिकवरी रेट में जिस तरह से इजाफा हुआ है उसके लिए एक प्लान तैयार किया गया था जिससे सफलता मिली है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद आज से यूपी में भी सिनेमा घर खोल दिए गए हैं। मेरठ में भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 2 मल्टीप्लेक्स और 3 सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों को आज से खोलने की इजाज़त मिल गई, लेकिन एहतियाती इक़दामात के साथ तमाम तैयारियों के बावजूद लोग अभी सिनेमा घरों का रुख नहीं कर रहे हैं। मेरठ में सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों के अलावा IMAX PVS में भी पुरानी फिल्में दिखाने का इंतज़ाम तो किया गया, लेकिन टिकट बुकिंग काउंटर खाली पड़ रहे हैं। शॉपिंग मॉल के मल्टीप्लेक्स फ्लोर पर
फिल्म और शो के औकात की जानकारी लेने पहुंचने वालों की तादाद भी ना के बराबर रही। से ज़्यादा वक्त से बंद सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स आज से यूपी में खुल गए हैं, उनको इजाज़त दे दी गई है सख्त शराइत के साथ। लेकिन आज जब हम मल्टीप्लेक्स जो ख़ास तौर पे मेरठ में 5 सिनेमा घरों को, जिसमें 2 मल्टीप्लेक्स हैं, उनको खोलने की इजाज़त दी है एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन जब हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं है। सिर्फ जो मल्टीप्लेक्स है वहाँ पर साफ़ सफाई का काम हो रहा है। वो कह तो रहे हैं कि शोज शुरू किए जाएंगे। पहले से तो कोई जानकारी नहीं थी, हम तो ऐसे घूमने के लिए आए थे। फिर बाद में मूवी का भी प्रोग्राम बना, लेकिन फिर वहाँ से ऊपर जाके जो मालूम करा उन्होंने नो एंट्री बोल दिया कि नो एंट्री अभी फिलहाल साफ सफाई चल रही है। इसलिए कि आज शो चलेगा कि नहीं चलेगा ये तो हमें किसी ने नहीं बताया। सर अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी तो बैठे हैं ऐसे ही। अब देखते हैं जब पिक्चर चालू होगी तो उसके बाद देखते हैं कैसा है, शाम तक कैसा रस आता है। नहीं आती है पब्लिक तो बस नॉर्मल है। सिनेमा चालू हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा आएगी जैसे भी है पिक्चर के लिए। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो इतना नहीं है। पुरानी फिल्में हैं उनमें से ही शो शुरू किए जाएंगे। देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह से सिनेमा में और सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्स हो वहाँ पर लोग पहुँचेंगे और फिर से वही उसी तरीके से मामूल से सिनेमा शुरू हो पाएंगे। लेकिन जिस तरह से कोरोना का एक ख़तरा है और एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती की हुई है, अभी हालात मामूल पर लौटना जल्दी मुमकिन नहीं है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। नवाबों की नगरी भोपाल की तारीखी इमारतें खस्ताहाली का शिकार हैं। तारीखी इमारतें एक एक कर न सिर्फ अपना वजूद खोती जा रही हैं, बल्कि हुकूमत की जानिब से ऐलान करने के बाद भी आज तक इनकी तज़ीन कारी का काम शुरू नहीं किया जा सका। पेश खास रिपोर्ट। भोपाल को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों का शहर कहा जाता है। इसके इम्तियाजात में जहां कुदरत का हुस्न शामिल है, वहीं इसे मुश्तरका तहजीब के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर पर 1722 से 1949 तक 13 नवाबों ने हुकूमत की है। इन 13 नवाबों में 9 मर्द और 4 बेगमात के नाम शामिल हैं। मगर भोपाल अहदे ज़र्री की जब भी बात की जाती है तो बेगमात भोपाल का कारनामा सुनहरी लफ्जों में लिखा जाता है। बेगमात भोपाल हूँ या यहाँ के मर्द नवाब, इन्होंने भोपाल की तारीख की अजमत में 4 चांद लगाने के लिए जो तारीखी इमारतें तामीर की थी, वो हुकूमत की अदम तवज्जुही और अपनों की बेहिसी के सबब अपना वजूद खोती जा रही हैं। भोपाल की समाजी तंजीमें तारीखी इमारतों की खस्ताहाली पर कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी भी रानी कमलापति के महल के अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी को अभी तक पुरातत्व की सूची के अंदर शामिल नहीं करवाया गया है, जबकि यहाँ पर 200 400 साल पुरानी इमारतें हमारे सामने हैं। ज़्यादातर खंडर होती चली जा रही हैं और ये भोपाल का जब तक जो लोग हैं जो अपने पुरातत्व की धरोहरों से, यहाँ की इमारतों से, शहर की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, वो जब तक कि एक मंच पर आकर पुरातत्व विभाग को और सरकार में जाके ये आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि ये हम अपने शहर की इन तारीखी इमारतों को, पुरातत्व की, देश की धरोहरों को बचा सके। सरकारें चाहती हैं कि ये उर्दू नाम की दीवारें भी ख़त्म हो जाएं, तो वो भी इस पर ध्यान नहीं देती हैं। चाहे वो पुरातत्व विभाग हो, चाहे शासन प्रशासन हो, वो चाहते हैं कि खंडर हो के वो बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे भी जो गेट था, तो आप पुराने लोगों ने गेट देखा होगा, वो भी ऐसी खंडर हुआ, गिर गया। ये भी आने वाले टाइम में खंडर होंगी, गिर जाएंगी और कहेंगे कि साफ खत्म हो गई है। भोपाल की तारीखी इमारतों की खस्ताहाली को दूर करने के लिए यहाँ पर जो भी हुकूमतें आईं, उन्होंने दावे और वादे तो बहुत किए, लेकिन यहाँ के मोहल्लात शाही की बात करें या यहाँ की तारीखी दरवाज़ों की बात करें, सब गिरते जा रहे हैं। भोपाल MLA आरिफ मसूद इस सिलसिले में कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। कुछ ऐसी पुरातत्व की बिल्डिंग होती है जो शहर का नाम देश और दुनिया में देती हैं। भोपाल में कई हैं, सदर मंजिल खुद एक इमारत बड़ी है, मिंटो हॉल हैगा। ऐसी बहुत सारी इमारतें थी जिसको हमें करना चाहिए था, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर काम हो।
भोपाल में आज़ादी के वक्त 242 तारीखी इमारतें थी, जिसमें से हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब 60% से ज़्यादा तारीखी इमारतों का वजूद ख़त्म हो चुका है और जिन तारीखी इमारतों का वजूद बचा भी हुआ है वो भी खस्ता हाली का शिकार हैं। अगर सियासत से ऊपर उठकर इसके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम नहीं किया गया तो आने वाले वक्तों में इन तारीखी इमारतों का नाम सिर्फ तारीखी किताबों में ही पढ़ने को मिलेगा। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com।